So the first question is coal is the dashed formation. So we know that हम लोग को पता है कि कोल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसका ये ऑप्शन होगा इसमें हम लोग तो कोल इज द सेडिमेंट्री फॉर्मेशन ऑफ रॉक। हम लोग को पता है कि तीन फॉर्म ऑफ रॉक होते हैं। एक होता है इग्नियस, एक होता है सेडिमेंट्री और एक होता है मेटामॉर्फिक। इग्नियस में दो होते हैं। इग्नियस बेसिकली बनता है क्रिस्टलाइजेशन एंड द कुलिफिकेशन ऑफ द लावा और मैग्मा। अगर वो मैग्मा के कुलिफिकेशन से बनता है, मतलब अगर वोल्केनो के अंदर है तो उसको इंट्रूसिव कहते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रेनाइट होता है। और अगर आपका कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा होता है तो उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। सॉरी, लावा होता है तो उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं, जैसे कि हम लोग का बसाल्ट होता है। सेडिमेंट्री में तीन होते हैं आपका, ऑर्गेनिक, एक होता है क्लास्टिक, एक होता है मैकेनिकल और एक केमिकल। तो क्लास्टिक में बेसिकली इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होता है, उसके एकुमुलेशन से बनता है। तो क्लास्टिक में केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होते हैं, केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। और ऑर्गेनिक में बेसिकली इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के साथ साथ एकुमुलेशन होता है प्लांट डेब्रिस मटेरियल्स का। तो इस तरीके से हम लोग का ऑर्गेनिक वाले बनते हैं। इसमें आप हम लोग का पता हम लोग को कोल आता है। और मेटामॉर्फिक में दो होते हैं, एक फोलिएटेड और एक होता है अनफोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। मेटामॉर्फिक रॉक जो पुराने इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक है वो अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जाते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। फोलिएटेड अगर वो आपका हाई प्रेशर जाते हैं तो उसके फोलिएशन होता है, तो उसमें बनते हैं फोलिएटेड, जैसे कि आपका स्लेट होते हैं। और अगर अंडर हाई टेम्परेचर जाता है तो नॉन फोलिएटेड, जैसे कि आपका मार्बल। तो कोल इज द सेडिमेंट्री फॉर्मेशन ऑफ रॉक। Of the given types of the geological discontinuities and disturbance, dash are the most common in Indian coalfield. तो हम लोगों को पता है कि जो इंडियन कोल्ड फील्ड है वो बेसिकली इन सीटू थ्योरी से बना है, सॉरी, ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। दो थ्योरी होते हैं, एक होते हैं इन सीटू और एक ड्रिफ्ट होते हैं। इन सीटू में बेसिकली आपका होता है कि जिस प्लेस पे आपका प्लांट डेब्रिस मटेरियल ग्रो किए थे, वेजिटेशन थे, उसी प्लेस पे आपका आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ जाके कोल फॉर्मेशन होता है। ड्रिफ्ट थ्योरी में प्लांट एंड डेब्रिस मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इसमें इसके साथ साथ अदर सैंड्स मटेरियल भी जाते हैं, इसलिए इसमें एस कंटेंट भी ज़्यादा होता है। फिर वो दूसरी जगह जाके मिलियंस ऑफ ईयर के बाद अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से कोल फॉर्मेशन करते हैं। तो इंडियन कोलफील्ड ड्रिफ्ट थ्योरी में आते हैं। और जो ड्रिफ्ट थ्योरी में होता है उसमें फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से इसमें फॉल्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। दिस इज फॉल्ट्स। तो आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमआर। आरएमआर आप लोग को पता है, आरएमआर स्टैंड फॉर रॉक मास रेटिंग। आरएमआर में दो होता है, 17 एंड 89। और आरएमआर 89 आरएमआर किस बेस पे डिपेंड करता है? एक तो होता है क्लासिफिकेशन पैरामीटर, इसमें क्या क्या आता है, यूसीएस, आरक्यूडी, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और एक होता है ग्राउंड वाटर लेवल का कंडीशन लेवल। सब होते हैं क्लासिफिकेशन पैरामीटर।
और एक और चीज पे डिपेंड करता है जो होता है हम लोग का ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें बेसिकली डिसकंटिन्यूटी इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली चार्ट्स होते हैं, अलग अलग यूसेज वैल्यू के हिसाब से मतलब हम लोग को रेटिंग मिला रहता है और हम लोग उसको ऐड करके हम लोग आरएमआर फाइंड करते हैं। आरएमआर हम लोग का स्टार्टा का बिहेवियर बताता है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ कटिंग ड्रम्स इन एसआरडी। SCRDS क्या होता है आपका, सिंगल एंडेड रेजिंग ड्रम। सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम। तो इसमें एक ही ड्रम होता है, नंबर ऑफ कटिंग ड्रम वन। एक आता है डबल एंडेड, उसमें दो ड्रम होता है। ड्रम तो ये होता है DERDS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फ्रेम्स द सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल। तो सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल एक और नाम से आता है, ये टिम्बर सपोर्ट रूल से नाम से आता है। बेसिकली जो माइन का मैनेजर होता है वही फ्रेम करता है सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल और दे देता है सुपरवाइजर को सुपरवाइज करने के लिए। तो हु फ्रेम द सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल फॉर अंडरग्राउंड कोल माइन, द करेक्ट ऑप्शन माइन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द गिवन मेथड ऑफ द वर्क एंड अंडरग्राउंड mining of the coal seam in a same geomining condition dash will cause the maximum surface subsidence। सरफेस सब्सिडेंस बेसिकली सरफेस पे होता है, जैसे हम लोग का यहाँ कोल सीम है, ये मान लीजिए ओबी है, ओवरबर्डन, और यहाँ पे सरफेस है। जैसे हम लोग सीम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कुछ ओबी का केविंग भी होता है, अगर हम लोग केविंग नहीं कराना तो स्टोइंग कर सकते हैं, और उस केविंग की वजह से सरफेस भी इफेक्ट करता है तो सब्सिडेंस फॉर्म हो जाता है ऐसे। तो बेसिकली सरफेस सब्सिडेंस मैक्सिमम होता है केविंग के केस में। और ये आपका बोर्ड एंड पिलर विथ केविंग में होगा। वाइड एंड इंस्टॉल मेथड भी आपका पिलर रहता है, लेकिन उसमें हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग जब पिलर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो बेसिकली हम लोग वाइड एंड ऑफ गैलरी करते जाते हैं और इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। गैलरी पहले यहाँ से यहाँ तक था, चौड़ा हो गया। और ये जो मेथड होता है वो नॉर्मल बोर्ड एंड पिलर मेथड से ज़्यादा रूफ सपोर्ट देता है, स्टेबल होता है। तो बोर्ड एंड पिलर वर्किंग विथ केविंग ये सबसे ज़्यादा चांस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज suited for the साइड कास्टिंग इन ओपन कास्ट में। साइड कास्टिंग बेसिकली हम लोग स्ट्रिप माइनिंग में करते हैं, इसमें हम लोग ओवरबर्डन को भी साइड में निकाल के रख देते हैं, मतलब इनपिट होता है एक तरीके से। और फिर जैसे हम लोग कोल एक्सट्रैक्शन करते हैं तुरंत वहीं से हम लोग ओवरबर्डन को जहाँ कोल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो इट इज बेसिकली डन बाय द ड्रैग लाइन। ये आपका एक्सकावेटर, इलेक्ट्रिक सॉवेल, रोप सॉवेल, या फिर ये बेसिकली हम लोग का सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, अगर हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग बेंच का कर रहे हैं उसमें हम लोग का यूज किया जाता है। एक्सकावेटर, सॉवेल, लोडर, ये हम लोग को होल को लोड करने में, डंपर में लोड करने में काम आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ओपनिंग कट इन एन ओपन कास्ट माइन इज नोन ए बॉक्स कट। ये तो बॉक्स कट पता ही होगा आप लोगों को। और ट्रेंच कट क्या होता है, ट्रेंच कट हम लोग का मतलब रेक्टेंगुलर शेप में कट होता है, वो बहुत डेप्थ हम लोग करते हैं, थोड़ा डीप होता है, तो बेसिकली पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिक केबल्स बिछाने के लिए होता है। बर्म तो अपना हॉल रोड्स के कोने में ओवरबर्डन का एक ढेर बनाते हैं और सेफ्टी पर्पज के लिए। रैंप दो आपका बेंच को हॉलेज पर्पज के लिए कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है द पाउडर फैक्टर इन सॉलिड ब्लास्टिंग अंडरग्राउंड कोल माइंस इज वेरी फ्रॉम 2 से 3 टन। सॉलिड ब्लास्टिंग में जो हम लोग का पाउडर फैक्टर होता है या टन पर केजी, मतलब कि 1 टन कोयला निकालने में कितना किलो ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ है, वो इसमें वेरी करता है। नेक्स्ट आता है बर्न साइड ड्रिलिंग ऑपरेटर्स। बर्न साइड ड्रिलिंग ऑपरेटर बेसिकली हम लोग के लिए लॉन्ग ड्रिल होल्स के लिए यूज होता है। और ये
बेसिकली डी वाटरिंग के लिए, मतलब अगर पानी है उसको निकालने के काम आता है। तो ड्रिलिंग होल्स फॉर डी वाटरिंग, ये बोर होलिंग apparatus भी इसको कहते हैं। ठीक है। कोर ड्रिलिंग तो अपना एक्सप्लोरेशन पर्पज के लिए जो क्या कहते हैं, डायमंड कोर ड्रिलिंग के लिए यूज होता है। ये हो गया। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? हम लोग चैट्स में लिख सकते हैं। वापस चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग इज डन बाय। एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग, वही मैं पहले बताया, डायमंड कोर ड्रिलिंग मेथड से किया जाता है। बेसिकली तीन तरह के होते हैं, रोटरी रोटरी परकसिव और एक परकसिव। एक परकसिव ड्रिलिंग में बस हम लोग का परकशन एक्शन करते हैं। चर्न ड्रिलिंग में भी ये परकसिव ड्रिलिंग की टाइप होता है, पर परकशन प्रोसेस होता है इसमें भी। बेसिकली इसमें हम लोग केजी ऑफ वेट्स है उसको केबल से कनेक्ट करके परकशन एक्शन करते हैं। बहुत पुराना मेथड है, अभी यूज होता है। और अगर रोटरी परकसिव है, रोटरी और परकसिव एक्शन दोनों है, तो उसमें दो तरीके का होता है। एक डीटीएच, डाउन द होल, और एक टॉप हैमर। डीटीएच में बेसिकली बीट के ऊपर हम लोग हैमरिंग प्रोसेस करते हैं, और टॉप हैमर में हम लोग रिग के ऊपर, मतलब टॉप पे हैमरिंग प्रोसेस करते हैं। डायमंड को ड्रिलिंग आपका रोटरी होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन फॉल्स विद इन। तो पता होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन सकते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे कम जो कुत्ते वगैरह रहते हैं या फिर कुछ एनिमल्स वो सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो ऑडिबल रेंज है 20 से 20,000 के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट आता है कि कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इज प्रीडोमिनेटली फ्रॉम। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, इन सीटू कोल गैसिफिकेशन, लॉन्ग पल्स माइनिंग विद बोरिंग पिलर। तो बेसिकली सरफेस माइनिंग से हम लोग इंडिया में 80 से 90% माइंस काम करते हैं। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड आपका ये थिक सिम के लिए यूज होता है बेसिकली। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि नीचे हम लोग गैलरी का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और हम लोग रिंग होल्स बना के फिर ब्लास्ट करके हम लोग निकालते जाते हैं। ये आपका ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। इसमें एसडीएल्स और एलएचडीज का यूज करते हैं। इन सीटू कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वो कोल सीम जो कि इकोनॉमिक वायबल नहीं है, जियोलॉजिकल वायबल नहीं है, उसको हम लोग एक प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग कोल का नीचे अंडर कंबसन कराते हैं, और उसको हम लोग कंबसन करा के हम लोग गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें एक सीन गैस होता है, उसको फिर हम लोग फर्दर, बहुत गैस निकलता है, सीन गैस होता है, वो फर्दर हम लोग यूज करते हैं। लॉन्ग वॉल माइनिंग विथ लार्ज पैनल साइज इंडिया में नहीं वायबल है। बोर एंड पिलर, तो पता ही है। इंडिया में सबसे ज्यादा सरफेस माइनिंग यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि लिग्नाइट डिपॉजिट इज फाउंड इन। लिग्नाइट सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। झारखंड में तो हम लोग का सबसे ज्यादा कोकिंग कोल पाया जाता है, और इसमें बिटुमिनस सब बिटुमिनस सब होते हैं, एंथ्रासाइड भी होते हैं। छत्तीसगढ़ में कोकिंग नॉन कोकिंग कोल दोनों पाए जाते हैं, सब बिटुमिनस के। कोकिंग एंड नॉन कोकिंग दोनों। नहीं, छत्तीसगढ़ में तो बेसिकली नॉन कोकिंग कोल पाए जाते हैं, पावर ग्रेड के, सब बिटुमिनस के, और सेमी कोकिंग भी पाए जाते हैं।
सब बिटुमिनस। और मध्य प्रदेश में कोकिंग और नॉन कोकिंग दोनों पाए जाते हैं। ये इसमें भी सब बिटुमिनस ही ज्यादा पाया जाता है, या बिटुमिनस। ये हो गया। तो लिग्नाइट सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। ये जैकोवाइज मेथड इज बेसिकली अ वेरिएंट ऑफ जैकोवाइज मेथड। हम लोग के इंडिया में एक जगह यूज होता है, फेमस माइंस है, क्या आप लोग बता सकते हैं? यू कैन राइट। जैकोवाइज मेथड हम लोग का चासनाला माइंस है। धनबाद के पास, झारखंड में। वहाँ ये जैकोवाइज मेथड होता है, बेसिकली ये मॉडिफाइड वर्जन है लॉन्गवॉल का। मॉडिफाइड लॉन्गवॉल है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग प्रोसेस करते हैं। और स्लाइसिंग में भी हम लोग जाते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग में और असेंडिंग ऑर्डर में। स्लाइसिंग में आप लोगों को पता होगा तीन होता है। एक होता है इंक्लाइन स्लाइसिंग, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। में भी असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नीचे, सबसे नीचे हम लोग लॉन्ग वॉल प्रोसेस करते हैं सिंगल लिफ्ट के साथ, जहाँ पे 5.5 मीटर तक हम लोग थिकनेस तक निकाल लेते हैं लॉन्ग वॉल से। और फिर उसके ऊपर हम लोग ब्लास्टिंग कर करके आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग, और इसमें स्टोइंग भी करते हैं, विथ स्टोइंग। तो हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग इन असेंडिंग ऑर्डर विथ स्टोइंग। इंटरवर्डेन मीन्स, तो मतलब यहाँ पे आपका दो कोल सीम है। ये मान लीजिए आपका है सरफेस। ये बीच के स्टार्टर को कहते हैं हम लोग इंटरवर्डेन। इसको हम लोग कहते हैं ओवरबर्डन को भी। तो स्टार्टर बिटवीन कोल सीम होता है इंटरवर्डेन। और कोल सीम तो ये नहीं, सेल सेल बैंड्स बेसिकली लाइमस्टोन्स में यूज होता है। लाइमस्टोन्स के बीच में डिफरेंस, जो बीच में मटेरियल पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग सेल बैंड्स, लाइमस्टोन्स में। पिक आउट द ऑड वन आउट। लॉन्ग वॉल माइनिंग, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, हाई वॉल माइनिंग, प्लेसर माइनिंग, लास्टिंग गैलरी। सो बेसिकली इसमें प्लेसर माइनिंग जो, ये बहुत पुराना प्रोसेस ऑफ माइनिंग है। इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी एंड वाटर की मदद से हैवी मेटल्स, जो सी बेड मेटल्स थे, उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे। बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो सी बेड के पास मल्टीपल मिनरल्स पाए जाते थे, वहां से हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ग्रेविटी का यूज करते हैं और पानी का यूज करते हैं। वहां से जो हैवी मेटल सेटल डाउन हो जाता है और ये हो जाता है। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग, बोर्ड एंड पिलर, हाई वॉल, ब्लास्टिंग गैलरी तो होता है। थिक सिक माइनिंग, हाई वॉल एक सरफेस माइनिंग मेथड होता है। और ये दोनों तो पता ही है। सो पिक द आउट वन आउट इज प्लेसर माइनिंग। नेक्स्ट है कि टिपिकल फेस लेंथ इन इंडियन लॉन्ग वॉल माइंस लाइज इन। तो जो लॉन्ग वॉल का फेस होता है,
ये हो गया आपका फेस, टॉप व्यू है। ये बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो होता है स्टार्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें मतलब कि आपका ओवरलाइंग स्टार्टर कैसा है। ओवरलाइंग स्टार्टर अगर अनस्टेबल है तो हम लोग को फेस एडवांस रेट ऑफ एडवांस हम लोग को कम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को फेस लेंथ कम चाहिए होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका और किस पे फेस लेंथ आपका जो बेसिकली इंडियन लॉन्ग वॉल माइंस में किस पे इस पे डिपेंड करेगा। और आपका इक्विपमेंट के कैपेसिटी पे करेगा। प्रोडक्शन क्या रिक्वायरमेंट है हम लोग को, और वेंटिलेशन कैसा चाहिए फेस पे, और कैपिटल कॉस्ट्स। और एक होता है कि हम लोग का सीम कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। और हम लोग को पता हुआ कि जो फेस होता है उस पे हम लोग का फ्रंट अबटमेंट स्ट्रेस बनता है। तो जो जो पीक जाता है वो सेंटर ऑफ फेस जाता है। तो जो वो पीक अबटमेंट स्ट्रेस है वो उतना ज़्यादा ही होगा इन केस में फेस लेंथ हम लोग का ज़्यादा बड़ा होगा। तो उस केस में बर्स्ट और स्पॉइलिंग, फेस स्पॉइलिंग का चांस हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए फेस, क्योंकि ये सब केस हो सकता है, और बहुत कम भी नहीं क्योंकि प्रोडक्शन के, तो इसमें हम लोग को ऑप्टिमम खोजना होता है। तो इंडिया में जो हम लोग का बोला जाता है वो 150 मीटर से कम होना चाहिए। तो 120 to 150 मीटर। फिर पिलर्स इन बोर्ड एंड पिलर माइनिंग हेल्प्स इन। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में बेसिकली हम लोग पिलर फॉर्मेशन करते हैं, और पिलर छोड़ छोड़ के हम लोग आगे करते हैं, फिर बाद में हम लोग पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय स्प्लिट इन फेडरल मेथड, मोस्ट कॉमन है। तो पिलर किस चीज को, मतलब माइनिंग ऑफ द कोल नहीं। प्रोटेक्ट द रूफ रॉक फ्रॉम कन्वर्जेंस वाइल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के समय जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, जब हम लोग आगे मूव करते जाते हैं, तो उस समय हम लोग ऐसे ऐसे पिलर्स छोड़ते जाते हैं। तो पिलर्स बेसिकली कन्वर्जेंस के प्रोटेक्ट करने का काम आता है, रूफ कन्वर्जेंस का। इंक्रीज द रिकवरी ऑफ द कोल नहीं, प्रोवाइड वेंटिलेशन नहीं, पंपिंग नहीं। तो नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ रूफ बाय मेजरिंग। कौन कौन से इसमें से बिहेवियर ऑफ रूफ को बता सकते हैं। डिफॉर्मेशंस, पता है जितने डिफॉर्मेशंस रहेंगे वैसे हम लोग को बिहेवियर ऑफ रूफ पता चल जाए। डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा। स्ट्रेसेस कैसे हैं, उस समय उस इन अगर मान लीजिए हम लोग एक्सकवेशन किए हैं तो इंड्यूस स्ट्रेस उस समय कितना लग रहा है, तो वहां पे रूफ का भी पता चल जाएगा। और स्ट्रेंस, स्ट्रेंस क्या है, डायलेशन ऑफ जॉइंट। डायलेशन मतलब एक तरीके से अपर्चर। एक होता है स्पेसिंग, एक होता है पर्चर। ये दो डिसकंटिन्यूटी उसके बीच में डिस्टेंस को हम लोग स्पेसिंग कहते हैं। और डिसकंटिन्यूटी जो बन रहा है उसके वॉल के बीच के डिस्टेंस को, तो ये डिसकंटिन्यूटी, तो इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो वो अपर्चर कैसा है उसका मतलब, फिलिंग मटेरियल क्या है। मान लीजिए उसमें फिलिंग मटेरियल अगर लूज है तो आपका थोड़ा और अनस्टेबल होगा। तो ये पांचों के पांचों फैक्टर हम लोग को हेल्प कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ रूफ को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोर्ट सिस्टम यूज्ड इन कोल माइन गेट रोड्स। कोल माइन गेट रोड बेसिकली हम लोग का रॉक बोल्ट यूज किया जाता है। स्टील आर्क्स बेसिकली हम लोग का टनल्स में यूज किया जाता है। स्टील आर्क इस शेप में होता है सपोर्ट देने के लिए, रूफ सपोर्ट देने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। स्टील प्रॉप से बेसिकली जैसे टिम्बर्स होते हैं, ये बेसिकली स्टील हाइड्रोलिक स्टील्स के बने होते हैं, और इसको भी सपोर्ट देने के लिए काम किया जाता है। लेकिन इसको हम लोग गैलरी में नहीं यूज कर सकते क्योंकि आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। पावर सपोर्ट तो हम लोग को पता है लॉन्ग वॉल फेस पे यूज होता है।
long wall space. Rock vault is the correct option. Going good. नेक्स्ट है कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर अ डंपर ऑपरेटर इज। डंपर ऑपरेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से क्या है? गॉगल्स, ईयर मफ्स, एप्रॉन, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब वो अगर ना भी पहने तो चलेगा, लेकिन सीट बेल्ट एक्सीडेंट के समय बचा सकता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस माइनर इज सुटेबल फॉर कोल स्विम्स नॉट डीपर देन 1 in 7। कंटिन्यूअस माइनर 1 in 7, 1 in 7 से कम है तो काम करेगा, उससे ज्यादा स्टीप है तो नहीं काम करेगा। एलएचडीज का भी ऐसे मतलब कंटिन्यूअस माइनर आपका यूज होता है अंडरग्राउंड माइन वॉल्यूम किलर मेथड बेसिकली। और यहाँ पे ब्लास्टिंग, डीलिंग इन ब्लास्टिंग से करें तो एलएचडीज भी यूज करते हैं, और एसडीएल्स, साइड डिस्चार्ज लोडर्स। इसका भी 1 in 7 होता है, और 1 in 7 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 in 7, ये यूज करते हैं। ये ड्राई हार्ड कंडीशन होना चाहिए फ्लोर का, ये वेट कंडीशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट है कि there are different types of man riding systems in practice. Out of these, chairlift type has become the most popular. तो chairlift type जो man riding system होता है वो सबसे पॉपुलर है, और इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि एक तो उसका कैपिटल कॉस्ट कम होता है, कन्वीनियंस होता है, राइडिंग में स्मूथ ट्रैवल कर सकते हैं, और फैसिलिटेट करता है कंटिन्यूअस ऑपरेशन को। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हॉरिजॉन्टल एंट्री टू द अंडरग्राउंड वर्किंग ऑफ हिली डिपॉजिट इज नोन एज। तो मतलब ऐसे हिली डिपॉजिट है, डिपॉजिट जो हम लोग हॉरिजॉन्टल एंट्री ऐसे करते हैं, इसको हम लोग एडिट कहते हैं। वर्टिकल शाफ्ट, इंक्लाइन शाफ्ट, डिक्लाइन इंक्लाइन तो होगा वर्टिकल शाफ्ट हम लोग का जब अ, जो कम डेप्थ पे यूज करते हैं, इंक्लाइन शाफ्ट ज्यादा डेप्थ पे यूज करते हैं, और इंक्लाइन डिक्लाइन। नेक्स्ट है एएफसी इज बेसिकली एन आर्मर्ड स्क्रैपर चेन कन्वेयर विद द फ्लेक्सिबिलिटी इन। तो एएफसी आर्मर्ड फेस कन्वेयर बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन मूव कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सो बेसिकली सीआरए से जो कोल कट होके आता है वो पहले एफसी भी करता है, एफसी फिर ट्रांसफर करता है, और ऐसे मूवमेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन एक्सप्लोजिव दैट नॉर्मली डेटोनेट्स, जो डेटोनेट्स करता है, मतलब इसमें दो होता है, एक होता है डेटोनेशन और एक डेटोनेशन डिफ्लेग्रेशन। डिफ्लेग्रेशन में बेसिकली आपका सरफेस बर्निंग, सरफेस टू सरफेस ट्रांसफर होता है बर्न होके, इसमें बर्न होता है, शॉक प्रोड्यूस नहीं होता है, नो शॉक इज प्रोड्यूस्ड। और डिफ्लेग्रेशन में जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव होता है वो लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एक्सप्लोजिव होता है। और डेटोनेशन बेसिकली क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एक्सप्लोजिव्स, और इसमें बेसिकली शॉक प्रोड्यूस होता है। तो डेटोनेशन बेसिकली हम लोग का दो एक्सप्लोजिव होता है, एक हाई लो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, एक्सप्लोजिव दैट नॉर्मली डेटोनेट्स, तो डिफ्लेग्रेट करता है लो एक्सप्लोजिव, और ये हाई एक्सप्लोजिव आपका डेटोनेट्स करते हैं। लो में जैसे आता है आपका गन पाउडर, हाई में तो बहुत से हैं, एनफो। तो ये हो गया हाई एक्सप्लोजिव। The probability of the occurrence of the path hole will be, पाथ होल गड्ढा टाइप बन जाता है अंडरग्राउंड माइन में, अगर हम लोग सैलो डेप्थ पे काम कर रहे हैं,
तो हाई होता है। पहला ऑप्शन क्या है, लो इन शैलो डेप्थ, नहीं, हाई होता है। हाई इन डीप माइन, मीडियम माइन या वेरी डीप माइन में हाई नहीं होता है, शैलो डेप्थ माइन में होता है। क्योंकि इसमें ओवरबर्डन, आप ऐसे मान लीजिए कोसी में या ओवरबर्डन, तो सरफेस ओबी का, ओबी इसमें कम होगा। इज लेस। तो हम जब लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सरफेस पे इफेक्ट इसका ज्यादा आएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ द सब्सिडेंस। ये क्या होता है, ये आपका सब्सिडेंस, फिर वही सरफेस सब्सिडेंस। तो ये आपका ड्यूरिंग, तो एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। आवाज आ रही है ना? कहाँ तक हुआ था तो क्वेश्चन? यहाँ तक हो गया था ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस। आप लोग हाँ या ना लिख दीजिए। चैट्स हैज बीन डिसेबल्ड। चैट्स ऑन है, अब आप लोग लिख सकते हैं। हेलो। क्वेश्चन इज नॉट शोइंग, हाँ रुकिए, प्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक हो गया था ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पॉट होल विल बी। बताइए अब। यहाँ तक हो गया था ना? यस। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। सो ये पॉसिबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ द सब्सिडेंस, तो वही सब्सिडेंस मतलब वही सरफेस सब्सिडेंस, ये आपका ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मानसून सिस्टम ये आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मानसून की वजह से बारिश होती है, तो बारिश में जो पानी है जो वो आपके रॉक को थोड़ा वीक कर देता है, तो सरफेस सब्सिडेंस होने का चांस ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल सीम ओरिजिन इन इंडिया कंडीशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो कोल स्टार्टिंग मैंने बताया था, दो थ्योरी होता है, ड्रिफ्ट और इंसिटू थ्योरी। तो जो कोल इंडिया में जो पाया जाता है वो ड्रिफ्ट थ्योरी से बनता है। ये हो गया स्टार्टिंग में। Relate the most distinguishing feature of the Jharia coalfield among all the Indian coalfields। तो झरिया जो कोलफील्ड है वो धनबाद के पास है, झारखंड में। और इसमें मतलब इस कोलफील्ड में जियोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो मतलब ऐसे मल्टीपल सीम थिकनेस है। सीम का थिकनेस कभी चौड़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। तो उसमें ऑप्शन होते हैं मल्टीपल सीम विथ वेरी थिकनेस, couple of seams with identical thickness, seams with dirt bands, seam with numerous नहीं, thick seam नहीं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? चलिए, सेल इज नॉट सुटेबल एज एन इमीडिएट रूफ इन
अंडरग्राउंड माइनिंग बिकॉज क्योंकि सेल सेल आप लोग पता है सेडिमेंट्री रॉक होता है, और ये मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, हाई एफिनिटी टू और मॉइस्चर होता है। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ये और वीक बन जाता है, तो अनस्टेबल होने के कारण वो डिपार्ट कर सकता है इजीली फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इट कीप नो वार्निंग बिफोर फॉलिंग, नहीं, ये वार्निंग तो हम लोग खुद मॉनिटर कर सकते हैं, कान नॉट भी सपोर्ट कर सकते हैं। गिव्स बैड साउंड वाइल टेस्टिंग, गलत। एज कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है कि सॉलिड ब्लास्टिंग इन एनी डेवलपमेंट फेज ऑफ अ गैसी डिग्री टू सीम कैन बी डन ओनली इफ द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इज लेस देन 0.5 होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री में आपका 0.1 होता है, 2 डिग्री में आपका 0.5 होता है, और 3 डिग्री में अगर 0.5 से ज़्यादा है तो नहीं करना, या फिर जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज है तो नहीं करना है। ये हो गया, तो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट आता है कि कंटिन्यूअस माइनर आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइन फॉर डेवलपमेंट ओनली, डीपलिंग वोलिंग डेवलपमेंट एंड डीपलिंग डेवलपमेंट ऑफ। पहले बार तो बोर्ड एंड पिलर में यूज होता है, तो एक ऑप्शन गलत हो गया। फिर ये डेवलपमेंट और डीपलिंग दोनों के काम आता है। डीपलिंग करते समय भी हम लोग और कंटिन्यूस माइनर यूज करते हैं। फिर प्राइम कोकिंग कोल इज फाउंड इन झरिया और रानीगंज कोल फील्ड, धनबाद में है। धनबाद में आपको पता ही है बीसीसीएल है, कोकिंग कोल लिमिटेड। और तलचेर ये आपका अंगुल उड़ीसा। यहाँ पे बेसिकली आपका नॉन नॉन कोकिंग कोल मिलता है, पावर कोल जिसको कहते हैं, पावर प्लांट में यूज होता है। तो झरिया और रानीगंज कोल फील्ड में हम लोग को प्राइम कुकिंग कोल मिल जाता है। मेजर चैलेंज बिफोर कोल इंडस्ट्री इन इंडिया इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि जो मेजर चैलेंज हम लोग को कोल इंडस्ट्री में मिलता है वो क्या, लैंड एक्विजिशन एंड, आरआर का फुल फॉर्म है रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और हम लोग खुद से भी अपना और प्राइवेट पार्टी को देकर एक्सप्लोरेशन कराते हैं, कोई माइन होना है तो। लो डिमांड ऑफ कोल, कोल का डिमांड बहुत ज्यादा पावर प्लांट में बेसिकली। माइनिंग टेक्नोलॉजी भी हम लोग के पास, तो लैंड एक्विजिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के सामने आता है। क्यों? क्योंकि लैंड को एक्वायर करना, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको रीसेटल करना, री करना, तो वो मेन मेजर प्रॉब्लम हम लोग को सामने आता है इंडियन कोल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है कि ब्लास्टिंग ऑफ हॉट होल्स इन अ सरफेस माइन इज पॉसिबल बाय। तो हॉट होल्स जो होता है, ये तो आपका गाइडलाइन है प्रॉपर। तो हॉट होल में सबसे पहले हम लोग लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर कर वाटर का यूज करके, ये ऑप्शन सही है। और इसमें हम लोग को चार्जिंग और फायरिंग कंप्लीट करना होता है विद इन 2 आवर्स, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें हम लोग अगर एक्सप्लोजिव्स का यूज करें तो स्लरी का यूज करते हैं, और हीट रेजिस्टेंट इमल्सन का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस इमल्सन और नॉनेल के मदद से इसको हम लोग डेटोनेट करते हैं। नॉनेल तो पता होगा, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। So which of the following these are the given types of the roof bolt is not a full anchored one? So it's a full column cemented grouted bolt, full column resin grouted bolt, Solex bolt and split set bolt.
इसमें से चारों वोल्ट है ये फुल कॉलम एंकर्ड होते हैं, एकदम टॉप तक होते हैं। इसमें सही ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है कि द वर्कर हु कैरीज द एक्सप्लोजिव एंड आल्सो असिस्ट द शॉर्ट फायर इन ब्लास्टिंग एज वेल एज गार्डिंग द एंटायर अप्रोचेस टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग इज नोन एज। तो जो एक्सप्लोजिव्स कैरी करता है उसको हम लोग और असिस्ट करता है शॉर्ट फायर को एक्सप्लोजिव कैरियर। ठीक। ओवरमैन आपका क्या करता है? ओवरमैन आपको ओवरसी करता है जो भी आपका माइनर्स होते हैं, ड्रिलर्स होते हैं और अदर स्टाफ्स को एंड अदर स्टाफ्स। माइनिंग सिदारी आपको असिस्ट करता है ओवरमैन को, और ये आपको ऑल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग टिम्बरिंग प्रोसेस को देखता है, सुपरवाइज करता है और सेफ्टी का भी ध्यान रखता है, सेफ्टी को भी सुपरवाइज करता है। शॉर्ट फायरर एंड एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर तो वो होता है जो आपका ये शॉर्ट फायर बेसिकली ब्लास्टिंग का जो वो है, वो ये तैयार करता है और एक्सप्लोडर एक्सप्लोड करता है। तो जो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर वो है एक्सप्लोजिव कैरियर। सरफेस माइनर एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डेस ऑफ रन ऑफ माइन कोल। आरओएम रन ऑफ माइन बेसिकली ये क्रशिंग में जाने से पहले सरफेस माइनर में हम लोग को पता है कि नीचे जब हम लोग सरफेस माइनर की मदद से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे क्रशर ऑलरेडी लगा रहता है, तो क्रश करके ऊपर भेजता है। तो इनिशियल क्रशिंग प्रोसेस को ये एलिमिनेट करता है। लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वॉशिंग, केकिंग नहीं, इनिशियल क्रशिंग प्रोसेस को जो आर ओ एम कोल माइन मतलब जब हम लोग फर्दर आगे मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए भेजते हैं उसमें हम लोग को क्रश करना पड़ता है, वो इनिशियल क्रशिंग को एलिमिनेट करता है। व्हेन अ पर्सन इनहेल्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन हिज ब्लड। तो पता है सीओ, सीओ जब हम लोग के ब्लड में जाता है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सीओ इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आता है कि द फॉलोइंग पैरामीटर इज रिलेटेड टू द ब्लास्टिंग इन सरफेस कोल माइंस। सरफेस कोल माइंस में हम लोग क्या क्या ब्लास्ट देख आफ्टर ब्लास्ट रिजल्ट्स होता है, ड्यूरिंग ब्लास्ट रिजल्ट होता है, बिफोर ब्लास्ट हम लोग कुछ पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। तो ड्यूरिंग ब्लास्ट हम लोग एयर ओवर प्रेशर को एओपी जो कहते हैं इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। एओपी ये बेसिकली क्या होता है कि जब ड्यूरिंग ब्लास्टिंग प्रोसेस होता है ये प्रेशर वेव प्रोड्यूस करता है सोनिक बूम जैसा, और इसको हम लोग को मॉनिटर करना होता है। ये बेसिकली डिफरेंट जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्ट लोकेशन, मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्यू, बर्डन, स्पेसिंग, इन सब पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला ऐसे मतलब होता है डी डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ कांस्टेंट यहाँ होता है, कोई कांस्टेंट यहाँ होता है, ये K1 ये K2 या एओपी का हो गया। फिर नेक्स्ट होता है पीक अबंडमेंट स्ट्रेस इज यूजली फाउंड इन लॉन्ग वॉल पैनल वर्किंग एट 300 मीटर डेप्थ एट डेस मीटर फ्रॉम द फेस। तो ये मान लीजिए आपका लॉन्ग वॉल है, इधर ये आपका फेस है। लॉन्ग वॉल फेस है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस का फॉर्मेशन
ये हो गया। तो मान लीजिए फेस है, यहाँ से आपका कोल का एक्सट्रैक्शन हो चुका है, वो बन गया है। तो जो पहले यहाँ पे कोल था, जो ओवर का प्रेशर झेल रहा था, वो एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो बाकी प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो फ्रंट में आ जाता है। अ, और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबंडमेंट स्ट्रेस कहते हैं, अबंडमेंट लोड कहते हैं। और ये ऐसे हम लोग का बनता है, इसका यहाँ पे कम होता है, फिर बढ़ते जाता है, पीक करता है, यहाँ पे हम लोग का होता है पीक अबंडमेंट स्ट्रेस, और फिर ये घटते जाता है। तो ये होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट अबंडमेंट स्ट्रेस। और फेस पे भी इसका, फेस पे ये अगर देखेंगे तो हम लोग कुछ ऐसे बनता है। ये और ये और यहाँ पे टी जंक्शन की वजह से आपका फ्रंट और साइड अबंडमेंट स्ट्रेस की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से यहाँ टी जंक्शन बनता है, और यहाँ पे आपका जो एंड ऑफ फेस होता है, यहाँ पीक कर जाता है। मान लीजिए आपका फेस है, बीच में भी आपका पीक करता है। तो ये जो पीक अबंडमेंट स्ट्रेस है, ये आपका किस पे डिपेंड है, ये आपका डेप्थ ऑफ द वर्किंग पे डिपेंड करता है, ये आपका फेस लेंथ कितना है, ये आपका कोल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, और वर्डेन स्टार्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसका कंट्रोल कैसा है, इन सब चीज पे डिपेंड करता है। और इंडिया में ये 1 से 5 मीटर हाइट पाया जाता है फेस के। तो दिस करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है कि अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द इंस्टॉल्ड रूफ वोल्ट शुड बी टेस्टेड टू डिजाइन कैपेसिटी। होता है डिजाइन कैपेसिटी, होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं हम लोग। 9% हम लोग ये करते हैं, और 1% हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। जो रूफ बोल्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं, उसको यूज करने से, माइंस में यूज करने से पहले। ये हो गया। फिर बियरिंग प्लेट्स ऑफ द रूफ बोल्ट्स आर मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ, ये आपका होता है 150 गुरे 150 का, 150 गुरे 150 into 150 साइज होता है इसका। और इसका जो थिकनेस होता है 8 mm थिकनेस होता है। सेकेंड इज द करेक्ट। फिर नेक्स्ट है कि इन अंडरग्राउंड माइन द टेप एक्सटेंसोमीटर आर यूज टू मेजर। हम लोग पता होगा टेप एक्सटेंसोमीटर, हम लोग क्या एक कट बनाते हैं ऐसे, और इससे हम लोग इन सीटू स्ट्रेस को मेजर करने के काम आता है। दो स्ट्रेस होता है, इन सीटू एक इंड्यूस्ड। कोई एक्सक्रेशन के पहले जो होता है वो इन सीटू, और इंड्यूस्ड हो जाता है आपका एक्सक्रेशन के बाद। तो यहाँ पे ऐसे प्लेट हम लोग डालते हैं, मान लीजिए यहाँ ये आपका होल बनाया गया, प्लेट की मदद से हम लोग इन सीटू स्ट्रेस ऑफ द माइन पता करते हैं, सॉरी, इंड्यूस स्ट्रेस। एक सेकेंड। दो तरह का स्ट्रेस होता है, कि इन सीटू होता है, कि इंड्यूस्ड होता है। तो जो इन सीटू स्ट्रेस होता है, वो एक्सकेवेशन के पहले जो भी स्ट्रेस होता है उसको इन सीटू कहते हैं। एक्सकेवेशन के बाद जो होता है उसको इंड्यूस कहते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग को इंड्यूस स्ट्रेस पता करना है, तो एक ऐसे हम लोग कट करेंगे, कट में टेप एक्सटेंसोमीटर डालेंगे, और एक्सकेवेशन के बाद जो स्ट्रेस है उसको पता करने के लिए, इंड्यूस स्ट्रेस को पता करने के लिए टेप एक्सटेंसोमीटर का यूज होता है। ये क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? टेप एक्सटेंसोमीटर ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। प्लेट, ये प्लेट जैसा होता है आपका। प्लेट को इसको हम लोग इसके अंदर डाला जाता है, जहाँ पे एक कट करके, और उस समय जो वहां पे स्ट्रेस कितना लग रहा है उसको मेजर करने के काम आता है टेप एक्सटेंसोमीटर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम्म। नेक्स्ट क्या है आपका, सेफ लिमिट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन ऑन द ग्राउंड सरफेस, ऑन द ग्राउंड सरफेस फॉर सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर्स के लिए जो स्ट्रेन लग रहा है,
सेफ का लिमिट क्या है? तो ये होता है 3 mm पर मीटर। फिर नेक्स्ट आता है कैविटेशन इन हाइड्रोलिक स्टोइंग पाइप रेंज इज कॉल्ड। कैविटेशन बेसिकली आपका क्या होता है, बबल फॉर्मेशन कर जाता है। ये आपका जो हम लोग पाइप में स्टोइंग प्रोसेस करते हैं, तो स्टोइंग में सैंड में वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग जहाँ पे स्टोइंग करना है वहाँ पे सरफेस से ग्राउंड में अंडरग्राउंड में पहुंचाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग का हाइड्रोलिक प्रोफाइल जो है वो सही नहीं रहेगा, मतलब कि जो अगर हम लोग जिस प्रेशर से ले जा रहे हैं अंदर, वो जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर से अगर कम रहेगा तो बबल फॉर्मेशन कर जाता है। तो इस केस में हम लोग का कैविटेशन फॉर्म करता है। तो इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल हुआ तब। हाइड्रोलिक कोरोजन पाइप्स नहीं, हाई ह्यूमिडिटी नहीं, एक्सेसिव सिलिका कंटेंशन नहीं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंग अबव, अबव नहीं, अगर बिलो लाइक करेगा तब होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेट ऑफ द हॉल लोड इन ओपन कास्ट माइन डिप्लॉइंग। तो इसमें क्या होता है कि आपका होता है कि अगर जो हॉल रोड है वो वन वे की टू वे है। अगर वो आपका वन वे है तो वो होता है आपका विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन यूज्ड इन माइन +5 कर देते हैं। और अगर ये आपका टू वे है, मतलब उसी से आना है उसी से जाना है, तो ये जो ये फैक्टर है, ये मान लीजिए इसको एक्स कह रहे हैं, तो 3 टाइम ऑफ एक्स +5 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं कहता है तो हम लोग टू वे मान के चलते हैं। तो व्हाट्स द मिनिमम विड्थ ऑफ द हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइन डिप्लॉइंग 4 into 3 + 5, so 12 + 17 मीटर। करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको 4 + 5 9 ऑप्शन में भी नहीं दिया है तो इससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेस अराउंड द ओपनिंग इन द रॉक डज नॉट डिपेंड ऑन। सो एक होता है इन सीटू स्ट्रेस, कोई भी एक्सकवेशन कोई भी ओपनिंग अंडरग्राउंड में करने से पहले जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे ऐसे मान लीजिए नॉर्मली दिखाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सीटू स्ट्रेस। और एक्सकवेशन और ओपनिंग के बाद जो स्ट्रेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर आर्क थ्योरी से, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, इंड्यूस स्ट्रेस। सो जो स्ट्रेस अराउंड द ओपनिंग इन, तो ओपनिंग के बाद तो इन सीटू स्ट्रेस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फर्क पड़ेगा, शेप ऑफ द ओपनिंग में फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस अवे फ्रॉम ओपनिंग, इतना दूर रहेंगे उतना कम इफेक्ट होता है ओपनिंग का उस इन सीटू स्ट्रेस पे। मान लीजिए सर्कुलर ओपनिंग है, ये आपका यहाँ कुछ इन सीटू ऐसे ऐसे था, तो इस ओपनिंग की वजह से अगर हम लोग जितना दूर है ओपनिंग से, तो वहां जो पहले इन सीटू स्ट्रेस था उस पर इस एक्सकवेशन का उतना कम इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। So which one is when one identical fan is installed in the parallel combination to an existing fan? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग ऐड करते हैं, जो ये है, तो ये हम लोग को पता होगा। तो इसमें प्रेशर तो ड्रॉप सेम रहता है, प्रेशर सेम रहता है, लेकिन आपका क्वांटिटी यहाँ से Q1 जा रहा है, Q जा रहा है, Q जा रहा है, यहाँ से 2Q हो जाता है। तो एयर क्वांटिटी इज डबल एंड प्रेशर रिमेन्स सेम, प्रेशर पी सेम रहता है। नेक्स्ट है द लोकेशन ऑफ अ प्राइम ओपनिंग लाइक सॉफ्ट incline कैन बी बेस्ट सेलेक्ट इन मल्टी सिम डेवलपमेंट। मल्टी सिम डेवलपमेंट है, तो उसमें हम लोग जो सॉफ्ट और इंक्लाइन डालेंगे, वो हम लोग टोटल टन किलोमीटर इफेक्ट, मतलब कि 1 टन कोयला को ले जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा है ऑफ कोल इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट 1 टन ऑफ कोल टू 1 किलोमीटर। ये होता है 1 टन किलोमीटर एफर्ट।
तो ये टोटल ये एफर्ट को देखते हुए मल्टी सिम कोल में हम लोग सॉफ्ट और इंक्लाइन का लोकेशन हम लोग पता करते हैं। हम लोग सेंटर ऑफ माइंड में कभी नहीं डालते हैं। हो सकता है सीम ऐसे हो, इंक्लाइंड हो, तो एक तरफ हम लोग इस तरफ अगर डाल दिए तो हो सकता है कि जो यहाँ की कोयला है वो तो तुरंत ट्रांसपोर्ट हो जाए, लेकिन जो दूर है वो ज्यादा इफेक्ट करे। तो ऐसे हम लोग ऑप्टिमम खोजते हैं, और ऑप्टिमम में हम लोग यूज करते हैं टन किलोमीटर पर। एक टन कोयला को ले जाने में कितना किलोमीटर लग रहा है। इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट 1 किलोमीटर ऑफ कोल, द किलोमीटर नीड टू बी ट्रेवल। ठीक है। द किलोमीटर नीड टू बी ट्रेवल। चलिए, टाइम हो गया। थोड़ा सा और बचे हैं, कंप्लीट करते हैं। द प्रॉफिट पर टन ऑफ द coal produced by the surface mine is rupees 800, and the cost of excavation per meter cube of the waste is 200, then the break even stripping ratio, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक इन स्टिपिंग रेशियो क्या होता है? वो स्टिपिंग रेशियो जहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट पे हम लोग का प्रॉफिट ना हो ना लॉस हो। तो x ये क्या होता है आपका? बेसिकली स्टिपिंग रेशियो का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर टन। एक्स अगर हम लोग ये मान रहे हैं, मतलब कितना मीटर क्यूब ओवरबर्डन हम लोग निकालना पड़ा पर टन ऑफ कोयला के लिए। तो इफ द प्रॉफिट पर टन ऑफ द कोल प्रोड्यूस बाय द सरफेस माइन इज 800, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 1 टन कोयला निकाल रहे हैं, तो एक्स मीटर क्यूब हम लोग का ओवरबर्डन निकलेगा। तो 1 टन कोयला निकालने में मतलब बेचने पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है हम लोग को? 800। और लॉस किस, द कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन का लॉस क्या हो जाएगा? 200 पूरे एक्स, एक्स हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया ना? The relation between the pressure and the quantity and the resistance of the air, P equal to RQ square। तो आप लोग को बहुत फेमस फॉर्मूला पता ही होगा। Yeah. फिर पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स IS ऑफ द रॉक इज 0.5, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कंप्रेशन। तो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसे निकलता है? इंडेक्स लोड P लग रहा है अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली हम लोग इसमें सैंपल अगर लेते हैं वो 50 mm के अप्रोक्स से, इसमें से हम लोग इसको अगर हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक I50 होता है, उसका मतलब कि करेक्टेड वाला होता है, मतलब 50 mm सैंपल साइज के करस्पॉन्डिंग हम लोग को निकालना होता है। तो अगर ये आपका 50 है तो डायरेक्ट 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 नहीं है तो हम लोग P डिवाइड बाय 50 इंटू डी, तो इस पे 0.5 हो जाएगा, इस पे हो जाएगा आपका 1.5, 3/2 IS50। और ये IS50 ये होता है आपका सिग्मा सी, इसको इंटू 24 कर देंगे तो यहाँ जाएगा, हम लोग आ जाएगा सिग्मा सी। ठीक है, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू 24 इंटू 0.5, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर आर्क थ्योरी डील्स विथ, वही है मतलब कि
प्रेशर आर्क थ्योरी डील्स विथ प्रेशर आर्क थ्योरी आपका वही है कि मतलब इन सीटू स्ट्रेस होता है, फिर आपका जो एक्सकवेशन के पहले स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद एक्सकवेशन के बाद जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंड्यूस होता है, तो उसी को हम लोग प्रेशर आर्क थ्योरी से डील करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेन अराउंड द ओपनिंग। मान लीजिए ओपनिंग है तो स्ट्रेस कुछ ऐसे हो जाता है, जितना दूर जाते जाएंगे फिर इसका इफेक्ट कम होता जाएगा और ये सीधा होते जाएगा, इधर भी। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है कि इन द लॉन्ग वॉल माइनिंग एडवांस सपोर्ट ऑफ द गेट अप टू 30 मीटर फ्रॉम द फेस इज रिक्वायर्ड ड्यू टू। ये तो हम लोग आज बताए थे कि यहाँ पे आपका फ्रंट अबेटमेंट स्ट्रेस जो होता है यहाँ पीक करता है। ये बेसिकली जो पीक करता है ये 30 मीटर तक जाता है, और इसलिए यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिया जाता है। हम लोग को 1 से 5 मीटर जाता है, लेकिन और भी ज्यादा जाता है, और इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट देना होता है। द फ्रंट अबेटमेंट स्ट्रेस। साइड अबेटमेंट स्ट्रेस तो अलग होता है। साइड अबेटमेंट स्ट्रेस जो है, यहाँ पे आपको कोयले निकाल दी, वहाँ पे आपका जो पोल है उस पे आता है साइड अबेटमेंट स्ट्रेस। साइड और फ्रंट यहाँ पे पीक करके आपका यहाँ पे मान लीजिए ये है, ये इधर साइड आता है, साइड और यहाँ यहाँ का फेस फ्रंट होता है, ये आपका पिक करके यहाँ पे टी जंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे अलग पिक करता है। तो बेसिकली जो गेट रोड में हम लोग जो यहाँ पे इधर इधर जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो ड्यू टू द फ्रंट अबंडमेंट प्रेशर के लोड के कारण करते हैं। एडवांस और वेल्डिंग प्रेशर तो ये आपका पावर सपोर्ट में के समय आता है, मूवमेंट के समय आता है। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन ये कि द 3 मीटर ऑफ इमीडिएट रूफ ऑफ एन अंडरग्राउंड कोल माइन बॉटम टू लेयर ऑफ फाइन ग्रेन स्टोन एज एन आरएमआर ऑफ 45। मान लीजिए यहाँ कोल सीम है, 3 मीटर ऑफ इमीडिएट रूफ, कोल सीम के जो जस्ट ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं इमीडिएट रूफ। यहाँ तक है, इसमें कह रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। 3 मीटर टोटल है। बॉटम 2 लेयर जो है ये 2 मीटर का, और ये इसका आरएमआर है 45, और ये 1 मीटर का इसका है 30। तो पूरा ओवरऑल आरएमआर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग एवरेज और मेथड से कर सकते हैं। 45 × 2 प्लस 30 × 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। एक सेकेंड, डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया 90 प्लस 30 डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ टोटल 3 मीटर है, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू 2 प्लस 1, और आपका 120 डिवाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 40। करेक्ट ऑप्शन। सो पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो गया। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.